जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार, बढ़िया, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 23 पर। इसके बाद में 2 प्रैक्टिस सेट आपके और होंगे, ठीक है। तो अच्छे से रिविज़न कर लेना सारी चीज़ों का। मैं इसके लिए आप लोगों को समझूंगा कि आप खुद इतने समझदार हैं कि आपको इसका इम्पोर्टेंस पता होगा और बड़े अच्छे से आप रिवाइज करके सारी चीज़ों को रखेंगे, ठीक है। तो चलने से पहले हम लोगों को बताना है प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के 5 क्वेश्चंस। आंसर की उम्मीद वही 5 आउट ऑफ 5। बताएं जरा। प्रभा अत्रे का संबंध किस घराने से है? नाइफ किसकी कृति है? भारत में प्रांतीय शासन कब से शुरू हुआ? और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? डिप्टी चेयरमैन कौन थे लास्ट? और रतन टाटा को पद्म विभूषण किस वर्ष में मिला था? रतन टाटा को पद्म विभूषण किस वर्ष में मिला, ये आपको बताना है। सारे लोगों का आंसर आए। भैया, आपने कल भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला 2008, लेकिन उनको 2009 में मिला है। बेटा, मैंने कल ही बताया था आपको, ध्यान देना चाहिए था आपको। मैंने कहा था कई बार उनको 2008 में जब उनकी घोषणा हुई, मिला उनको 2009 में। तो कई बार एग्जाम में 2009 को ऑप्शन में नहीं देता और कई बार एग्जाम में 2008 को ऑप्शन में नहीं रखता। दोनों को नहीं रखेगा, है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैंने कल ही बताया था, शायद आपने सुना नहीं है या आपने सिर्फ पीडीएफ पढ़ी है, आप क्लास में ज्वाइन नहीं थे। प्रभा अत्रे का संबंध किससे है, बताएं जरा, फटाफट से आंसर करेंगे। किराना घराना, किराना, बहुत बढ़िया नाम। दिखाओ किसने दिया बच्चे ने नाम इसका। किराना घराने से। कौन बच्चा है ये? किराना घराने से, बहुत बढ़िया। लेखराज भाई, एकदम सही आंसर है। नाइफ किसकी कृति है? सलमान रश्दी। दिखाएं किस बच्चे ने आंसर दिया था। एक बच्चे का नाम दिखाया करो जो आंसर दे सही, एकदम से परफेक्ट। सलमान रश्दी किसने लिखा था? ठीक है, बताएं जी। कोई नहीं है ऐसा? सलमान रश्दी, सलमान रश्दी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये संजीव कुमार जी ने सही आंसर दिया था। भारत में प्रांतीय शासन कब से शुरू हुआ? 1935। किसने आंसर दिया? 1935। 1935, 1935 में शुरू हुआ था। सुमन राणा जी ने आंसर दिया। योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे आपका कौन? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। पहले गुलजारी लाल नंदा थे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, इनका क्या था साथी आपका? ये अंतिम उपाध्यक्ष थे 2000, मतलब जब आपका प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व किया गया था उसके बाद में। और अगला आंसर है रतन टाटा जी को पद्म विभूषण किस वर्ष में मिला? दिखाएं भाई किसने ठीक आंसर दिया। बहुत बढ़िया, दिल की पुलिस 2008, 2008। और देखो, कल की क्लास में एक करेक्शन करना, कल की क्लास में एक करेक्शन करना कि जो हमने रतन टाटा समूह, वो कब से कब तक अध्यक्ष रहे थे? 1991 से 2002 लिख लिया हमने गलती से। होना क्या है? वो 2012 होना है, क्योंकि वो अंतरिम अध्यक्ष आपका, जो एंटरिम आपका प्रेसिडेंट रहे थे, वो हालांकि 2016 तक रहे, लेकिन जो अध्यक्ष थे वो 2012 तक रहे थे। तो कल की क्लास में उसको करेक्ट करो, पेज पलट के जरा। 1991 से 2012 तक, और थम्स अप कर दें जी भैया, हम इसको करेक्ट अभी कर लेते हैं तुरंत। 2012 उसको करना है आपको। एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे। जी भैया, हम उसको करेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में फिर मुझे स्कोर बताएं। अजय यादव जी 5 स्कोर है, प्रदीप कुमार जी 5 स्कोर है, पीके चौहान 4 पर हैं, आदर्श सिंह 5 पर हैं, हैप्पी सैनी 5 पर हैं, हरेशर लोक 5 पर हैं, नवीन सर का क्रांतिकारी 5 पर है, और पूर्णिमा आपका 5 पर हैं, जयंत कुमार दुबे 5 पर हैं, पूजा 5 पर हैं, छोटू प्रसाद 5 पर हैं। बहुत स्वागत है। शुरू करें आज की क्लास को। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने है। निम्नलिखित में भारतीय संगीतकारों और गायकों में से कौन है जो मोजार्ट ऑफ मद्रास उपनाम से लोकप्रिय है और 2009 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम्स की सूची में रखा गया था? एक तो क्वेश्चन याद रख लेना कि इनको टाइम्स मैगजीन में कब रखा गया? 2009 में रखा गया, 2009 में। कौन है? एम एस स्वामीनाथन है क्या भैया? एम एस स्वामीनाथन नहीं। क्या एम एस स्वामीनाथन? एम एस विश्वनाथ लिखे हुए हैं। विश्वनाथन है क्या? नहीं। ए आर रहमान है क्या? हाँ जी, ए आर रहमान। पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान। पहले इनका बताओ, ये इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था इनका? इनका मूल नाम था दिलीप कुमार राजगोपाल। क्या था? दिलीप कुमार मूल नाम है इनका, याद रखेंगे इस नाम को भी। दिलीप कुमार इनका मूल नाम है, ठीक है। 2013 में ए आर रहमान के नाम पर किस देश में सड़क बनी थी? 2013 में इनके नाम पर एक सड़क बनी थी। किस देश में बनी थी? तो वो सड़क बनी थी कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा ने इनके सम्मान में ये बनाया था आपका। ए आर रहमान कभी भी पूछे आपका, 2009 में इनको 2 ऑस्कर मिले थे। जो 2 ऑस्कर इनको मिले वो किस मूवी, किस गाने के लिए मिले हैं? गाने का नाम बताओ। किस गाने के लिए? तो नाम होना चाहिए सबके पास जुबान पे, क्या? जय हो, जय हो गाने के लिए। किस मूवी का गाना है? स्लम डॉग मिलेनियर का गाना है। इनको 2010 में, अगले ही साल, 2 ग्रैमी मिले। 2010 में इनको क्या मिले? 2 ग्रैमी अवार्ड मिले, जिसको हम ग्रामोफोन अवार्ड बोलते हैं। मुझे बताओ, ग्रामोफोन अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी?
ग्रैमी अवार्ड को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो क्या आंसर आएगा? 1959 में। किस फील्ड में दिए जाते हैं भैया जी? संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसमें? संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। शंकर महादेवन भी बहुत चर्चित रहे थे, आपका ग्रैमी इनको मिला। ग्रैमी 2024 में इनको मिला है। आर डी वर्मन का क्या नाम है? इनको बोलते हैं संगीत से पंचम दा। पंचम दा के नाम से किसको जाना जाता है? पंचम दा के नाम से तो आर डी बर्मन को जाना जाता है, आर डी बर्मन को। ठीक है। देवदासी प्रथा भारत के किस हिस्से में प्रचलित थी? देवदासी प्रथा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, किस क्लासिकल डांस से, ये भी बताओ। तो क्या पूर्वी भारत में थी? नहीं भैया। पश्चिमी भारत में? नहीं भैया। उत्तरी भारत में? नहीं। दक्षिणी भारत में? हाँ जी, दक्षिणी भारत एकदम से सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देवदासी प्रथा जिसमें क्या होता था, इसको मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था। एक कुंवारी लड़की को मंदिर को समर्पित कर देते और पूरी जिंदगी उसकी कहाँ पर जाती थी? मंदिरों में नृत्य करने में जाती थी। लेकिन इस देवदासी प्रथा पर अंत हो गया। आपका जो अंत हुआ था इसमें क्या बोलेंगे? एक तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देवदासी प्रथा का जो अंत हुआ था, यानी इसको जब आपका अवैध घोषित कर दिया गया था 1988 में। कब? 1988 में इसको क्या अवैध घोषित कर दिया गया था, अनाउंस कर दिया गया था कि ये क्या है? अवैध है आपका। तो किस नृत्य से इसका संबंध है? शास्त्रीय नृत्य बताओ कौन सा है जो मंदिरों को समर्पित है? जो मंदिरों को समर्पित है उसका नाम सबको लेना है, तो भरतनाट्यम। अब मुझे बताओ भरतनाट्यम किस स्टेट का है? भरतनाट्यम किस स्टेट का है भैया जी? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी देवदासी प्रथा से एक तो जो अंतिम देवदासी है उनका नाम क्या है? अंतिम देवदासी जो भरतनाट्यम से आर मुथु कन्नमल, क्या नाम है बोलो एक बार? आर मुथु कन्नमल, कई बार बताएं। एक इससे चर्चित नाम आता है, इसी समुदाय से जुड़ी हुई है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी का रिवीजन कर चुके। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोचो जरा। एम एस सुब्बुलक्ष्मी बताओ इनको साथी आपका। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को जो आपका साहित्य नाटक अकादमी मिला था वो कब मिला था? साहित्य नाटक अकादमी 1956। इनका यूएन में प्रदर्शन कब का है? यूएन में जो इन्होंने परफॉर्म किया था वो 10 साल के बाद में 1966 में। कब? 1966 में। ठीक है। इनका पद्म भूषण मैंने आपको बताया था, दिल्ली पुलिस ने पूछा पद्म भूषण कब? 1954 में, 1954 में। लेकिन पद्म विभूषण कब मिला था? 1975, ये भी दिल्ली पुलिस ने पूछा। एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछता। भारत रत्न इनको कब मिला था? तो भारत रत्न मिला था इनको 1998 में। क्या बोलोगे? और रमन मैगसेसे पुरस्कार इनको कब मिला था? 1974 में, 1974 में, 1974 में। कभी भी पूछेगा किस समुदाय से जुड़ी हुई हैं, तो देवदासी समुदाय से जुड़ी हुई हैं। किससे? देवदासी समुदाय से वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, देवदासी समुदाय से। अर्जुन पुरस्कार के लिए पुरस्कार की राशि 2020 में 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई? तो 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई बताओ जरा। 15 लाख मिलते हैं क्या आप 10 लाख मिलते हैं, 20 लाख या 25 लाख? भैया जी अब मिलते हैं 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। कुल मिलाकर कितने सालों की परफॉर्मेंस देखी जाती है? एक तो जिस साल में दिया जा रहा है उस साल में, और पिछले 3 साल, तो कुल मिला के कितने साल हो गए? 4 वर्ष का परफॉर्मेंस देखा जाता है। 4 वर्ष का परफॉर्मेंस देखा जाता है। मुझे बताओ अभी 2024 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? 2024 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला? तो क्या बोलेंगे? 34 + 2 कितने हो गए आपका? 36 लोगों को मिला है। यानी 34 तो रेगुलर हो गए और 2 मिले लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, तो कुल मिलाकर के 34 + 2 यानी 36 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 36 लोगों को। कई लोगों ने बताया 36। अब 34 वाले कौन कौन है वो हाथ उठा के बताओ, जो ये कहेंगे कि 34 को मिला है। 32 + 2, ऐसा भी कोई है क्या? ऐसा भी कोई है क्या? बताओ भी फटाफट से। कोई नहीं है, फिर ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार साथी मुझे बताओ किस वर्ष में शुरू हुए थे अर्जुन पुरस्कार? आंसर आए फटाफट से। अर्जुन पुरस्कार 1961। और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? खिलाड़ी को दिए जाते हैं, खिलाड़ी को। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुए? 1985 में। वो किसको दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं आपका किसको? वो भी है कोच को दिए जाते हैं। किसको? कोच को। तो अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें कब शुरुआत हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन अवार्ड शुरू हुए आपका 1961 में। किसमें? 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुए थे? ये किसको दिए जाते हैं? एक प्रशिक्षक को, कोच को दिए जाते हैं। किसको? ये भी है कोच को दिया जाता है और 1985 से दिया जाता है। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, उनमें कितना कितना पैसा दिया जाता है। जैसे रेगुलर है, नियमित। नियमित में कितना पैसा दिया जाता है? रेगुलर में आपका 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, 10 लाख रुपए। और जो लाइफ टाइम के लिए, आजीवन के लिए कितने दिए जाते हैं? तो आजीवन के लिए जो दिया जाता है वो साथी 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, 15 लाख रुपए। राजीव गांधी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुए थे, जिनको अब हम वर्तमान में बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद, इनमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से शुरू हुए थे। पहले इनमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन क्या किया 2020 में इनको भी बढ़ाया गया और ये कर दिए गए आपका सबसे ज्यादा 25 लाख रुपए। सबसे ज्यादा किसमें दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए।
मैंने आपको बताया था इसका जो नाम था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो किस वर्ष से किया गया, तो आप कहेंगे वो किया गया भैया 2021 से। कब कब से किया गया है? 2021 से। लेकिन देखो यहाँ पे गलती मत कर देना, अगर सिर्फ ध्यानचंद नाम आ जाए, ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार मुझे बताओ फटाफट से कि भैया ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू हुए थे? 2002 में। और इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो कितनी है? वो 10 लाख रुपए है। कितनी बोलेंगे? वो आपका 10 लाख रुपए है। कितनी है? 10 लाख रुपए है। ठीक है, कितनी दी जाती है? 10 लाख रुपए दी जाती है, हम सबको पता होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार आपके हो गए। अब यहाँ पे देखो मैंने एक आपके लिए स्क्रीनशॉट लगाया है, इसको देख लेना। इस बार के 2000, इसका फोटो ले लो एक बार, पढ़ के जाना जरूर। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में दिए गए, मेजर ध्यानचंद कितने लोगों को, यहाँ पर उन चारों के नाम लिखे गए हैं। देखो यहाँ पे जब कभी किसी वर्ष में अर्जुन पुरस्कार मिलेंगे तो हमेशा याद रख लेना, उसके लिए क्वेश्चन अब अगले साल तक जब तक ये नहीं दिए जाएंगे और आपका कोई भी एग्जाम होगा तो वहां पे खेल पूछ लेगा, अभय सिंह का संबंध किस खेल से है। जिनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है उनका साथी खेल और खिलाड़ी आपको पता होना चाहिए। आप अक्सर नए खिलाड़ियों के नाम देखते होंगे ना, एग्जाम में आता है लिम्बा राम किस खिलाड़ी से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? इनका ओरिजिन है कि जिनको साथी अर्जुन पुरस्कार रिसेंट में मिला हो, या जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके आए थे देश में, या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके आए थे, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार पढ़ेंगे, इनको थम्सअप करें, एक बार थम्सअप करके मुझे बताएं जी जरूर भैया, हम इसको पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक नज़र रखेंगे इन पर, है ना। ये आपका क्या बोलेंगे, आपका ये दो लोग हैं जिनको मैंने बताया अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए मिला। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच को मिलता है, इनको मिला 5 लोगों को आपका। 1888 में भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ था? डूरंड कप टूर्नामेंट बताओ जी। तो डूरंड कप टूर्नामेंट मुंबई में, कलकत्ता में, शिमला में या फिर दिल्ली में? तो कहाँ पर शुरू हुआ था? ये शिमला में शुरू हुआ था। और ये किसके नाम पर? डूरंड नाम किसके पर है आपका? मोर्टिमर डूरंड के नाम पर। किसके नाम पर? मोर्टिमर डूरंड। और मोर्टिमर डूरंड कौन है? भारत में, साथी याद रख लेना, ये भारत का विदेश सचिव था। कौन था? भारतीय विदेश सचिव था ये आपका, और इसके नाम पर शुरू हुआ, भारतीय विदेश सचिव। मुझे बताओ जो साथी पहली बार कब खेले गए ये आपका? तो डूरंड कप बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 1888 में खेला गया था। अच्छा बताओ डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है ये? तो याद रख लेना, ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है। किसकी है? ये फुटबॉल की प्रतियोगिता। और फुटबॉल में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है भैया? सुब्रतो नहीं भूलेंगे, सुब्रतो मुखर्जी कप नहीं भूलेंगे। एक संतोष ट्रॉफी, किस वर्ष शुरू हुई थी संतोष ट्रॉफी बताओ? इसका भी वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1941 से शुरू हुई थी। कब से? 1941 से। रोवर्स कप कब से शुरू हुआ था साथी आपका? रोवर्स कप कब से शुरू हुआ था? ला लीगा ट्रॉफी कब से शुरू हुई? ला लीगा ट्रॉफी कब से शुरू हुई थी? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हॉकी का सबसे पुराना कप कौन सा है बताओ फटाफट से, और किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो हॉकी का याद रखेंगे, कौन सा बताता हूं मैं आपको। हॉकी का बताओ भाई सारे लोग, हॉकी का भैया बैटन कप है। कब से शुरू हुआ था? 1895 से, 1895 से। कब से? 1895 से शुरू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकी के अन्य कपों की बात करते हैं तो कौन सा? आगा खां कप किसका है? आगा खां कप बहुत पूछा जाता है। आगा खां कप हो गया आपका। रंगा स्वामी कप हो गया, कौन सा? रंगा स्वामी कप हो गया आपका, रंगा स्वामी कप हो गया आपका। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हो गई, कौन सा? रतन टाटा ट्रॉफी हो गई आपका। किससे शुरू हुई है? हॉकी से शुरू हुई है, हॉकी से। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा जैसे फुटबॉल से है तो 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो आपके रिवीजन को दर्शाएगा। पहला तो बताइए मुझे सोच करके कि पहला फुटबॉल विश्व कप किस वर्ष में आयोजित हुआ था, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर सारे लोग सही ना देना शुभम आंसर तो देखना फिर हम क्लास को बंद कर देंगे। बोलो भाई फटाफट से फटाफट से आंसर करेंगे। 1930, गजब। अब मुझे बताओ 1930 वाले ठीक हैं, बाकी सारे रद्दी हो तुम जिन्होंने गलत आंसर दिए हैं, बाकी सारे हीरे हैं अपने। ठीक है, बाकी सब डायमंड है। मुझे बताओ जो हॉकी का विश्व कप है वो किस वर्ष शुरू हुआ? बहुत बढ़िया, कृष्णा जी ने तो ये भी बता दिया कौन जीता था, उरुग्वे जीता था। मुझे बताओ फटाफट से जो हॉकी का विश्व कप है वो कब शुरू हुआ था? तो हॉकी का विश्व कप आंसर आएगा 1971। भारत ने कब जीता था हॉकी के विश्व कप को? 1975 में। गजब गजब गजब, 1971 वाले सारे ठीक है। कुछ को पता ही नहीं है, उनके दिमाग में जो भी प्रश्न आएगा, हमें तिवारी जी ने तो लिख भी दिया कौन जीता था, पाकिस्तान। ये बच्चे जीतेंगे फाइनली। एक ने तो हॉकी का वो लिख दिया, वो एम्स्टर्डम 1928 में हॉकी के लिए गोल्ड नहीं मिला था, उसको बस तुक्का लगाना है। अब तुम्हें डंडा तुम्हारे लिए होना चाहिए। बोलो जी। अर्पणा सतीशन ने किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 जीता था? 2022 जीता था, बताएंगे जी। कुचिपुड़ी के लिए, मोहिनीअट्टम के लिए, कथकली या ओडिसी के लिए? क्या बोलेंगे? ओडिसी के लिए जीता था। किसके लिए जीता था? बोलो भी फटाफट से।
बोलो भाई किसके लिए जीता था, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, किसके लिए जीता था भैया, आपका क्या आंसर आएगा, अर्पणा सतीसन। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं, एक बार थम्स अप करके बताएं। एक बार सारे लोग थम्स अप करके बताएंगे क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं या किसी प्रकार का डिस्कनेक्ट हुआ है, सारे लोग बताना। सुन पा रहे हैं नहीं, तो क्या बोलेंगे, अर्पणा सतीशन को किसके लिए मिला है साथी, आपका कुचिपुड़ी के लिए, किसके लिए, कुचिपुड़ी के लिए। ओडिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमकुम मोहंती, नाम मत भूलना कभी भी, कुमकुम मोहंती। अब इनसे जटिल प्रश्न क्या बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और जटिल प्रश्न क्या बनते हैं, तो इनका जो पद्मश्री है, पद्मश्री कब का है, 2005 का है। एक क्वेश्चन बनता है, प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 किसको मिला था, वो बार बार रिपीट हुआ है बहुत बार, रुक्मणी देवी अरुणडेल को, किसको, रुक्मणी देवी अरुणडेल, उसको नोट करें, क्या बोलोगे, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस डांस से है, रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस डांस से है, तो क्या बोलोगे भैया, भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से। ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, प्राणी मित्र पुरस्कार, कौन सा, प्राणी मित्र पुरस्कार इनको कब मिला था, तो प्राणी मित्र पुरस्कार इनको मिला था 1968 में, कब मिला था, 1968 में, 1968 में। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था जटिल सा, निशा गांधी पुरस्कार का संबंध किससे है, निशांगदी पुरस्कार ये किस राज्य का है, बताओ, निशांगदी पुरस्कार भैया ये आपका किस सरकार द्वारा, तो क्या बोलेंगे, केरल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और पहला किसको मिला था, ये 2013 में, प्रथम मिला था ये 2013 में मृणालिनी साराभाई को। अब बताओ मृणालिनी साराभाई किस डांस से जुड़ी हुई हैं, मृणालिनी साराभाई किस डांस से जुड़ी हुई हैं, तो भरतनाट्यम और कथकली, किससे, भरतनाट्यम और कथकली से जुड़ी हुई हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, जो रानी करण नायक है वो किससे जुड़ी हुई हैं, बताओ, रानी करण नायक किस डांस से जुड़ी हुई हैं, भैया कथक से जुड़ी हुई हैं, कथक से जुड़ी हुई हैं। उनको ऑर्डर ऑफ क्वीन लाओस मिला है, क्या, ऑर्डर ऑफ क्वीन लाओस, लाओस सरकार ने उनको ये पुरस्कार दिया था 1964 में। एक नाम है अलारमेल वल्ली, बताओ फटाफट से, अलारमेल वल्ली किस डांस के लिए जानी जाती हैं, अलारमेल वल्ली जानी जाती हैं भैया भरतनाट्यम के लिए, किसके लिए, भरतनाट्यम के लिए। इनको कौन सा विदेशी पुरस्कार मिला है, तो इनको मिला है फ्रांस सरकार का सेविलियर अवार्ड, वो सर्वोच्च सम्मान है उधर वहाँ का, ठीक है, सेविलियर अवार्ड इनको मिला हुआ है, वो कि 2004 में। कौन सी सरकार देती है, बोलना, सेविलियर अवार्ड को कौन सी सरकार देती है, तो फ्रांस गवर्नमेंट देती है, कौन, फ्रेंच सरकार देती है, फ्रेंच सरकार, हमको पता होना चाहिए, फ्रेंच सरकार देती है। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं, सबसे युवा खिलाड़ी क्या नूर अहमद है या वैभव सूर्यवंशी, हाँ जी भैया, कितने रुपए की बोली लगी वैभव सूर्यवंशी की, बताओ, और किस टीम ने खरीदा इनको, तो वैभव सूर्यवंशी 12 साल के हैं, कितने साल के हैं भैया जी, 12 साल के हैं, और 1 करोड़ 10 लाख रुपए, कितना, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की क्या लगी है, इनकी बोली लगी, और किसने, राजस्थान रॉयल्स ने, किसने, राजस्थान रॉयल्स ने। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया है, अब तक की बोलियों में आईपीएल के इतिहास में, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल के इतिहास में जो सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, कौन बन गए, सबसे महंगे खिलाड़ी वो हैं आपका ऋषभ पंत, कौन, सबसे महंगे खिलाड़ी आपका ऋषभ पंत, क्या बोलेंगे, ऋषभ पंत, कितने की और किस टीम ने खरीदा, बताओ, ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में, किस टीम ने, लखनऊ सुपर जॉइंट ने, किसने, लखनऊ सुपर जॉइंट ने, एलएसजे ने, बोलो सारे लोग, किसने, लखनऊ ने, लखनऊ ने, ठीक है, लखनऊ ने खरीदा, सबसे महंगे खिलाड़ी। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा, श्रेयस अय्यर दूसरे नंबर पर रहे, श्रेयस अय्यर की किस टीम ने खरीदा, श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में ये खरीदा पंजाब के किंग्स 11, पंजाब किंग्स 11 ने। तीसरा, विदेशी महंगे खिलाड़ी कौन से बने हैं, विदेशी, सबसे विदेशी जो सबसे महंगा खिलाड़ी हुआ, क्योंकि ये दो तो भारतीय हो गए, तो क्या बोलेंगे, मिचेल स्टार्क, कौन, मिशेल स्टार्क को भैया, मिशेल स्टार्क को आपका 24.75 करोड़ रुपए में कलकत्ता नाइट राइडर्स ने, केकेआर ने खरीदा, किसने, केकेआर ने। मुझे बताओ आईपीएल जो 2000 साथी इस बार होंगे 2025 में, वो किस डेट से शुरू होंगे और कौन से नंबर के आईपीएल होंगे,
पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आईपीएल जो अभी शुरू होने वाले हैं वो किस डेट से होंगे? तो 21 मार्च से 25 मई तक चलेंगे। ये आगे छाया रहेगा क्वेश्चन एग्जाम्स में, देखना है इसको। और इस बार जो आईपीएल होंगे वो 18वें होंगे, 18वें। कितनी टीम खेलेंगी? 10 टीम खेलेंगी। कितनी? 10 टीम खेलेंगी और 74 मैच इसमें होंगे। कितने मैच होंगे? 74 मैच इसमें होंगे। आईपीएल मुझे बताओ पहली बार किस वर्ष में हुए थे? फटाफट गजब सा आंसर है सारे लोगों का जिन्होंने अब तक सीखा है, और मैं लगूंगा सोचूंगा कि मैं सिखाने में सफल रहा। बोलो भाई, आईपीएल पहला कब? 2 क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर। आईपीएल पहला कब शुरू हुआ था? तो पहला आईपीएल बताओ फटाफट से। 2008 में शुरू हुआ था। बहुत कमाल। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आईपीएल के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है इंडियन प्रीमियर लीग के? आईपीएल के संस्थापक कौन है? सारे लोगों का आंसर आए। आईपीएल के संस्थापक कौन है? तो ललित मोदी हैं, ललित मोदी हैं। इनमें से कौन सा हवाई अड्डा कुसुक बकुला रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है? कौन सा हवाई अड्डा है भैया? लेह, श्रीनगर, गुवाहाटी या फिर चेन्नई? तो क्या बोलोगे? लेह हवाई अड्डा है। गुवाहाटी को बोलते हैं गोपीनाथ बारदोली जी के नाम से है। किसके नाम से है? गोपीनाथ बारदोली। गोपीनाथ बारदोली जो कि असम के एक साथी प्रसिद्ध राजनीतिक थे, प्रसिद्ध राजनीतिक थे। 100वां हवाई अड्डा कौन सा बना था भारत का? बताना। 100वां जो साथी एयरपोर्ट बना था वो कौन सा था? तो 100वां जो एयरपोर्ट बना था वो था आपका पाक्योंग। कौन सा? पाक्योंग। किस राज्य में है आपका? सिक्किम में है, सिक्किम में। कोई भी हवाई अड्डा पूछूं बता दोगे? तो मुझे बताओ कैंपागोडा कहाँ पर है? कैंप कैंपेगोड़ा जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? कैंपेगोड़ा भैया भारत का प्रसिद्ध हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? बंगलुरु में है। कहाँ पर है? बंगलुरु में। दाबोलिम बताओ, दाबोलिम जिसको डाबोलिम भी हम बोलते हैं, दाबोलिम कहाँ पर है भैया? गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। अहिल्याबाई होलकर किस स्टेट में है बताओ? अहिल्याबाई होलकर किस स्टेट में है? तो अहिल्याबाई होलकर आपका एमपी में। कहाँ पर है? अहिल्याबाई होलकर आपका एमपी में स्टेडियम है। कहाँ पर? एमपी में। बागडोगरा बताओ फटाफट से। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बागडोगरा कहाँ पर है? बागडोगरा बोलो भी फटाफट से। बागडोगरा कहाँ पर है? एमपी, एमपी एकदम से ठीक है। मध्य प्रदेश के भैया इंदौर में है। बहुत ठीक आंसर आपने दिया है। मेरा क्वेश्चन है बागडोगरा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। गजब, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए कहाँ पर है बताओ? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे? ये है भैया आपका नागपुर, महाराष्ट्र में। बताओ सरदार जो भगत सिंह जी थे, शहीद भगत सिंह जी के लिए कहाँ पर एयरपोर्ट है? भगत सिंह जी के नाम पर जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? भगत सिंह जी के नाम पर। तो क्या बोलेंगे? भगत सिंह जी के नाम पर एयरपोर्ट है भैया आपका कहाँ पर? चंडीगढ़ में है हमारा, चंडीगढ़ में। भगत सिंह जी के नाम पर चंडीगढ़ में। दिल्ली में जो है वो कहाँ पर है बताओ? सुभाष चंद्र बोस जी। दिल्ली में जो है, कहाँ पर नहीं, दिल्ली में जो है उसका क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस जी के लिए है आपका कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में है। दिल्ली में किस नाम से है? इंदिरा गांधी। सबसे व्यस्त कौन सा? इंदिरा गांधी। सबसे व्यस्त कौन सा? वो इंदिरा गांधी। डोनी पोलो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मतलब है सूर्य और चांद। डोनी और पोलो का अर्थ बताओ। डोनी पोलो का अर्थ तो छोड़िए, बताओ डोनी पोलो एयरपोर्ट है कहाँ पर? आंसर आना चाहिए। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर है? बोलेंगे जी अरुणाचल प्रदेश भैया, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। बहुत खूब, बहुत शानदार दोस्त, ये हुई ना बात, इसको कहते हैं स्टूडेंट। गजब तरीके से उत्तर। अच्छा यहाँ पर एक और बात बता दो मुझे एयरपोर्ट से संबंधित। आईजीआई तो ठीक है, दिल्ली में अभी इंडिया गेट का नाम क्या बदलने की तैयारी चल रही है? करंट अफेयर से कितना अपडेट आप बताओ फटाफट से। इंडिया गेट को क्या कवायद चल रही है? इंडिया गेट का नाम बदल के क्या किया जाए? होगा नहीं होगा ये बाद की बात है। क्या नाम करने वाले हैं उसका? भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उच्च सदन को क्या कहते हैं? उच्च सदन को क्या कहते हैं? भारत माता मंदिर बनाने की तैयारी। भारत माता द्वार, भारत माता द्वार, भारत माता द्वार। वेरी गुड, यहाँ पर बताएंगे। तो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को देखो, अगर हम संसद की बात करते हैं, जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद में क्या होता है आपका? मुझे बताओ। जो राज्यसभा है और लोकसभा है, तो राज्यसभा जो है इसको बोलते हैं आर्टिकल, आर्टिकल किस में दिया गया है? ये 80 में। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। उच्च सदन का मतलब क्या होता है? सारे लोग बताओ। उच्च सदन का मतलब होता है कि जो कभी भी विघटित नहीं होता। क्या बोलेंगे? जो कभी भी विघटित नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके क्या है? बदलते रहते हैं। और तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो तो होता है, लेकिन सदन का कार्यकाल नहीं होता। सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सदस्य का होगा 6 वर्ष। उच्च सदन में हमेशा क्या होगा? सदन का होगा आपका, जो सदस्य है उसका कार्यकाल होगा 6 वर्ष का। क्या कभी इसका विघटन होगा? यस और नो। क्या राज्यसभा का विघटन होगा? नहीं। तो ऐसे ही साथ ही जब हम केंद्र आपका राज्य में बात करेंगे, केंद्र की तुलना करते हैं, तो लेजिस्लेचर, विधानमंडल भी साथ ही आपका दो दो हाउस यहाँ पर भी होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली।
क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोले तो विधान परिषद। तो विधान परिषद किसके जैसा है? बिल्कुल वो राज्यसभा के जैसा है। तो उच्च सदन कौन सा होगा? विधान परिषद होगा। और जो जैसे यहाँ पर ये निम्न सदन है, जिसको जनता का सदन हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जनता का सदन, या लोकप्रिय हाउस बोलते हैं इसको, लोकप्रिय सदन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लोग हैं चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा। ठीक है, इसको निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न सदन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वहां पे हर व्यक्ति जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है उसका। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद। तो विधान जो सभा है उसको बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य क्या बनते हैं? एलसी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एलए के सदस्य कौन बनेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों के सदस्यों को क्या कहते हैं? उनको दोनों को बोलेंगे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोनों के सदस्यों को एमपी कहते हैं, दोनों के सदस्यों को एमपी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भी फटाफट से बोलो भी फटाफट से। भैया मिशेल स्टार्क को एक बार देखिए, मिशेल स्टार्क बोलो भैया क्या होगा, क्या कह रहे हैं? क्या बोलेंगे? राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर आएगा विधान परिषद। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। ओके, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? सारे लोग बोलेंगे सर मिशेल स्टार्क को दिल्ली ने खरीदा है। इसको देखना एक बार शेयर करके, सारे बच्चे बताओ, क्या इसको दिल्ली ने खरीदा है कोलकाता ने? मुझे इसको कोलकाता ध्यान है, पिछली बार कोलकाता में थे ना ये, इस बार दिल्ली ने खरीदा है। शुभम भाई कह रहे हैं इस बार दिल्ली ने खरीदा। शुभम भाई की बात पर ताला लगाएंगे। सारे लोग एक बार थम्स अप करें, इसको मुझे बताएं एक बार सारे लोग, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। दिल्ली ने खरीदा है ना, तभी हम इसको करेक्ट करेंगे। दिल्ली दिल्ली दिल्ली, वो लास्ट ईयर का था भैया, कलकत्ता नाइट राइडर्स, एकदम से ठीक है। दिल्ली ने खरीदा है इसको। ठीक है, दिल्ली डेयर डेविल्स हो गया ना नाम, फिर दिल्ली डेयर डेविल्स। एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं जी, हम इसको भी करेक्ट करते हैं तुरंत। दिल्ली डेयर डेविल्स, दिल्ली डेयर डेविल्स। ओके, दिल्ली डेयर डेविल्स ने, एकदम से ठीक है। आगे आएंगे, क्या बोलेंगे भैया? लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाते हैं, प्रधानमंत्री दिलाएंगे, उपराष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं दिलाएंगे? तो क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौन दिलाते हैं? जो लोकसभा अध्यक्ष होगा उनको तो जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं, कौन? जो आपका प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, वो इनको शपथ दिलाते हैं, सब इनको शपथ दिलाते हैं। मुझे आप बताओ फटाफट से, मैंने आपको बताया था लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आंसर करें। लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? सारे लोगों का आंसर आए तभी आगे बढ़ेंगे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष भैया जीवी मावलंकर, बहुत शानदार। देखो क्या बोलेंगे? गणेश वासुदेव मावलंकर पहले अध्यक्ष थे। अगर उपाध्यक्ष पूछ लूं तो क्या बोलेंगे? एम ए अनंत शयनम आयंगर। क्या बोलेंगे? एम अनंत शैव आयंगर। ये कौन थे? ये पहले उपाध्यक्ष थे। अच्छा बताओ, सबसे लंबे समय तक लोकसभा में अध्यक्ष कौन रहा है? सबसे लंबे समय तक लोकसभा में अध्यक्ष कौन रहा है? तो कौन रहे हैं? बलराम जाखड़ रहे हैं। कौन रहे हैं? बलराम जाखड़ रहे हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है बताओ भाई? तो मीरा कुमार हैं। क्या बोलोगे? मीरा कुमार हैं। अब तक कितनी महिला हैं जो लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं? अब तक कितनी महिला हैं जो लोकसभा की अध्यक्ष रह गई हैं? बोलो भी फटाफट से, बोलो भी, सारे दोस्त बोलेंगे, सारे लोगों का आंसर होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भैया 11.75 करोड़ होगा। हाँ उसको करेक्ट कर लो दोस्त, मुझे पिछली बार का डेटा याद है तो मुझे उस क्लास की वजह से याद है। ठीक है ना, या जो मैंने उसको सर्च किया तो वो गलत डेटा मैंने पढ़ा उसका, फिर वो होता है कई बार। 11.75 करोड़, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, राशि भी और टीम भी, दिल्ली डेयर डेविल्स। उसके लिए रियली सॉरी। बोलो भाई, दो रह चुकी हैं भैया। दूसरी महिला कौन है फिर? मीरा कुमार हो गई एक, तो दूसरी महिला कौन है? सुमित्रा। विकास कुमार जी ने पूरा आंसर ठीक तरीके से दिया है, मीरा और सुमित्रा। बहुत बढ़िया जी, तो इनमें से कोई नहीं। अच्छा मुझे बताओ, जो साथी, अगर मैं बात करूं, इनको जो वेतन मिलेगा, लोकसभा के जो साथी आपका अध्यक्ष होते हैं, इनको जो वेतन मिलता है वो वाइस प्रेसिडेंट के समान मिलता है। किसके? वाइस प्रेसिडेंट के समान मिलता है, याद रख लेना। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? भारत के राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है? क्या बोलोगे? उनको वेतन मिलता है भैया 5 लाख रुपए। क्या बोलोगे? 5 लाख रुपए वेतन मिलता है। अच्छा पीएम का वेतन बताना कितना होता है? प्रधानमंत्री का 1,66,000 रुपए। ठीक है, A166। राज्यपाल का वेतन बताओ, हमारे देश में जो राज्यपाल है उसका वेतन कितना होता है? तो राज्यपाल का होता है 3.5 लाख रुपए। कितना? 3.5 लाख रुपए होता है। अच्छा मुझे वाइस प्रेसिडेंट का वेतन बताना, उपराष्ट्रपति का कितना होता है? उपराष्ट्रपति का, उसका वेतन होता है 4 लाख रुपए। कितना?
4 लाख रुपए होता है। अब जब राज्यपाल की बात आएगी तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कितना मिलता है, उनको 2,80,000। लेकिन ये तो कौन है, चीफ जस्टिस तो एक ही होते हैं, जो बाकी के 33 हैं यानी कि जो अदर जस्टिस है उनको कितना मिलेगा, उनको 2,50,000 रुपए। और जितना सुप्रीम कोर्ट के अदर जस्टिस को मिलता है इतना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलता है, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलेगा 2,50,000। अच्छा मुझे बताओ, जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही आपका 2,50,000, तो हाई कोर्ट के जो अदर जज हैं, अदर जज को कितना मिलेगा, अन्य न्यायाधीशों को, तो उनको मिलता है 2,25,000 रुपए। ये वो राशि हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, अक्सर पूछे भाई। हाई कोर्ट मैंने बताया, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश 2.25 लाख रुपए, मुख्य न्यायाधीश 2.5। जितना मुख्य न्यायाधीश को हाई कोर्ट को मिलेगा इतना सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को मिलेगा, और जितना सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को मिलेगा उतना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलेगा। लेकिन इसमें कौन फिर अव्वल हो गए, आपका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। उनकी राशि कितनी है, 2,80,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। भैया तो आईपीएल के इतिहास का मिसल नहीं है, अब आईपीएल के इतिहास का थोड़ी ना, अब तो क्या बोलेंगे आपका बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया सर विदेशी खिलाड़ी सबसे महंगा, नहीं विदेशी खिलाड़ी की बात ही नहीं कर रहे हम, ऋषभ पंत विदेशी खिलाड़ी थोड़ी है भाई। मद्रास अब चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी, ये बताना है आपको। लेकिन सर सबसे महंगे खिलाड़ी के लिए ठीक था सर, जो सबसे महंगे खिलाड़ी के लिए ठीक था, लेकिन सबसे पहले महंगे खिलाड़ी नहीं, सबसे पहले महंगे खिलाड़ी के लिए ठीक है। देखो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको इस बात में कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे महंगे खिलाड़ी भारत के, ये किसकी बात है, अब तक के या भारत के या पूरे इतिहास के, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इतिहास की बात कर रहे हैं। तो सबसे महंगे खिलाड़ी इतिहास में कौन है, वो ऋषभ पंत है, कितने, 27 करोड़ पे। और अगर दूसरी बात करें श्रेयस अय्यर। लेकिन विदेशी महंगे की बात करें तो विदेशी महंगे तो ठीक है, जब 24.75, अगर मैं कह रहा हूँ कलकत्ता नाइट राइडर्स, जैसे मैंने ये डेटा लिखा है यहाँ पे, कलकत्ता नाइट राइडर्स, तो ये पिछली बार के लिए खरीदे गए, तो वो विदेशी महंगे अब तक के इतिहास में तो यही हैं। लेकिन जो हम इसको करेक्ट कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप ये सोचें कि जो आईपीएल इस बार 2025 के लिए जो बोली लगी हैं, 2025 के लिए जो बोली लगी हैं, उसमें मिशेल स्टार्क कलकत्ता नाइट राइडर्स के ना होकर उनको दिल्ली डेयर डेविल्स ने खरीदा है, कितने में, 11.75 करोड़। वो मतलब फैक्ट अलग है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि आप इस बात को कंफ्यूज ना हो, उसको आप करेक्ट करके ये लिख लेना। अगर आपको ये लगे ना कि भाई अगर मिशेल स्टार्क हम इस बार की बात करें तो दिल्ली डेयर डेविल्स लिख लेना उसको, वो इस बार में, इस बार के लिए वो मैंने बोला। लेकिन जब हम पिछली बार की बात करेंगे विदेशी महंगा, तो वो मिशेल स्टार्क रहेंगे अब तक के इतिहास में। बात क्लियर है ना, दोनों चीजें क्लियर, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ दिल्ली डेयर डेविल्स आपको इसलिए कर लेना, अगर इस बार की बोली की बात करें तो इस बार दिल्ली डेयर डेविल्स ने खरीदा है उसको, ओके। लेकिन जब हम अब तक सबसे महंगे तो वही है ना, उतनी बात हमने की थी वहां पर। मद्रास अब चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी, इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत बताओ भाई, इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत। बहुत बढ़िया जी, 1916, 1916, 1916, बहुत गजब जी। सितंबर 1916 में किसने शुरू की थी ये आपका इंडियन होम रूल, आपका 1916 में किसने, बताओ भाई, एनी बेसेंट ने, किसने, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस देश की थी, सारे क्वेश्चन जान जाऊंगा। एनी बेसेंट जी का आप ये बताओ, इन्होंने बनाया था एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना था, इन्होंने बनाया था CHC, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ये किस वर्ष में बनाया था, बताओ फटाफट से। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज किस वर्ष में बनाया था, जिसको बाद में क्या बोलेंगे, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में किसके प्रयासों की वजह से, मदन मोहन मालवीय की वजह से 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से BHU बन गया था। तो ये CHC किस वर्ष में बना था, 1898 में बना था। इसका वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, 1898। जितने साथियों ने लिखा, जैसे हमारे दोस्त हैं इसमें से, भाई सुबह तुम दिखाते नहीं यार अच्छे बच्चों को, तुम खराब बच्चों को मार्क करके दिखाते हो जिन्हें पढ़ना नहीं होता। राम भाई बहुत गजब, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे, सितंबर 1916, सितंबर। अच्छा एक बना था साथी आपका अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में कहां पर बना था, पुणे में होम रूल लीग बना था, पुणे में। वो किसने बनाया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाया था, किसने, बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाया था। अच्छा इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका किसने बनाया था, ये आप सबसे क्वेश्चन है। इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, इंडियन इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। होम रूल लीग बने क्यों थे, होम रूल लीग बने किस बात के लिए थे बताओ भैया, स्वराज्य पाने के लिए, डोमिनियन स्टेटस पाने के लिए, डोमिनियन स्टेटस पाने के लिए। तो ये बनाया था आपका किसने, लाला लाजपत राय जी ने, किसने, लाला लाजपत राय जी ने बनाया था आपका। होम रूल लीग किस आंदोलन के दौरान बने थे, तो याद रख लेना ये बने थे आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चला है 1914 से 1918, 1914 से 1918।
निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? कौन थे वो? गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र थे क्या? पुष्यमित्र शुंग आपका क्या बोलोगे, शुंग वंश से हो गए, ये कर्ण वंश के हो गए वासुदेव, गुर्जर प्रतिहार वंश के हो गए राजा, ये है कदम्ब मयूर शर्मन। कौन? कदम्ब मयूर शर्मन। और भारत पर याद रख लेना, राज करने वाला ये पहला देसी साम्राज्य था, भारत का पहला पहला देसी साम्राज्य था ये। क्या बोलेंगे? पहला देसी साम्राज्य था जिसने भारत पर, पहला देसी राज्य कदम साम्राज्य। और इसके संस्थापक कौन है आपका, वो लिखे ही हुए हैं। किस भारतीय राज्य में आपको फांगपुई या द ब्लू माउंटेन मिलेगा? फांगपुई या द ब्लू माउंटेन मिलेगा, बताओ भाई। मिजोरम में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर असम में? भैया मिजोरम में मिलेगा। देखो द ब्लू माउंटेन, इसके लिए दो चीजें होती हैं, एक तो द फांगपुई द ब्लू माउंटेन, ठीक है, द ब्लू। लेकिन सिर्फ बोल दे आपसे, यहां पर बोल दे, क्या बोलेंगे, अगर हम भारत की बात करते हैं दोस्त, अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या, नीलगिरी कहाँ पर मिलता है, किस घाट पर, पूर्वी घाट की पश्चिमी घाट? तो नीलगिरी को भी क्या बोलते हैं हम, उसको भी ब्लू माउंटेन कहा जाता है, ठीक है, उसको भी ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो द ब्लू माउंटेन कौन हो जाएगा आपका, फांगपुई। और ब्लू माउंटेन पूछे तो नीलगिरी। ये कहाँ पर मिलेगा, वेस्टर्न घाट पर मिलेगा, पश्चिमी घाट पर, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। तो नीलगिरी कहाँ पर बोलेंगे आपका, ये कहाँ पर है, मिजोरम में। कुछ पहाड़ियाँ बताओ, जैसे मिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, मिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो क्या बोलेंगे, अरुणाचल में है। कहाँ पर है, मिरी पहाड़ियाँ आपका अरुणाचल में है। डालमा पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, डालमा पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, साथ ही आपका झारखंड में है। कहाँ पर, झारखंड में। मुझे बताओ कोल्ली मलाई, मलाई नाम से जितनी भी पहाड़ी सब कहाँ पर, कोल्ली मलाई, ज्यादातर मलाई नाम की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, वो तमिलनाडु में, रूट होता है इसका, ठीक है, अन्य भी हो सकती हैं। तमिलनाडु में सेवराई की पहाड़ियां, सेवराई की पहाड़ियां आपका कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। कहाँ पर हैं, सेवराई की पहाड़ियां तमिलनाडु में। बटेश्वर पहाड़ियां कहाँ पर हैं, बटेश्वर पहाड़ियां आपको बतानी है सारे लोगों को। चिन पहाड़ी कहाँ पर है, चिन आपका मणिपुर में है, चिन मणिपुर में है। घोसी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, घोसी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, वो महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर, महेंद्रगढ़ अर्थात हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है, हरियाणा में। बटेश्वर की पहाड़ियाँ बताओ सारे लोग, बटेश्वर किसी ने नहीं बताई। बटेश्वर की पहाड़ी बिहार में किसने बताई थी, उसको ढूंढ के बताओ मुझे बच्चे को। बटेश्वर की पहाड़ियाँ ऊपर, नीचे नहीं, अब तो बहुत सारे लिख देंगे। पहले जिसने बताई थी बटेश्वर की पहाड़ियाँ, शुभम राज, बहुत बढ़िया, शुभम राज। तो तुम्हारे नाम का ये तो है, तुम्हारा भैया भारत में तुमसे होशियार है पर ये, है ना, या तुम ज्यादा होशियार हो, यही ज्यादा होशियार है, अच्छा। भारत में देख लो सरेंडर कैसे किया उसने, इसको बोलते एटिकेट, शिष्टाचार। होशियार है वो, कभी तुम उसको ऐसे ही समझ रहे हो। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है, बोलो। सबसे जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे युवा है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी श्रृंखला, हिमालयी श्रृंखला, या फिर सतपुड़ा श्रृंखला। श्रृंखला की वर्तनी तुमको पता होनी चाहिए, बोलो जी। तो क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट है, हिमालय, हिमालयी श्रृंखला जो है साथी वो सबसे नवीन है। इसमें कौन सी श्रृंखला है जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। सबसे पुरानी कौन है, सबसे पुरानी कौन सी है बताओ जी। सबसे पुरानी श्रृंखला या सबसे प्राचीन जो वलित पर्वत हैं, जो पूछ ले आपसे तो सबसे प्राचीन कौन से हैं, सबसे प्राचीन कौन से हैं, तो वो नाम आएगा आपके सामने किसका, अरावली का। और अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है राजस्थान में, बताओ। हाइट भी बताना है टोटल, ठीक है, वो ऊपर वाली 5 मीटर हटा के बताना। तो क्या बोलेंगे, 1722 मीटर, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर, गुरु शिखर। अमित तिवारी जी सबसे पहले आंसर, गजब। बारिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं, बारिंद के मैदान। तुम्हें ऐसे केबीसी भी एक दिन खिलवाऊंगा मैं। केबीसी ना, तुमको बैठा के सारों को, किसने कम सेकंड में 5 क्वेश्चन के आंसर दे दिए। ऐसी एक प्रतियोगिता रख लें क्या, बताओ। लेकिन उसके लिए मुझे बात करनी पड़ेगी कि भाई कोई ऐसा आता है सॉफ्टवेयर, नहीं आता है, वो देखना पड़ेगा जो बता दे कैलकुलेट करके कि तुमने अपने घर बैठ के भी किस तरह से आंसर दिए हैं। वारिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है, कंपटीशन बाद में खेल लेंगे, पहले सेलेक्ट हो जाओ, ओके, वो जरूरी है अभी, बताएंगे जी। बरिंद के मैदान कहाँ पर है, देखो बरिंद के मैदान कहाँ पर है, जैसे साथी अगर हम बात करें आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की अगर हम बात करते हैं, वो कहाँ पर डेल्टा बनाती है बताओ। सुंदरबन में डेल्टा बनाती है या नहीं बनाती, सुंदरबन में डेल्टा बनाती है नहीं बनाती, हाँ जी। तो सुंदरबन का डेल्टा जहां बनने वाला होता है, सुंदरबन का डेल्टा यानी कि जो पश्चिम बंगाल है हमारा, इसके साथ ही आपका नॉर्थ मिड में, नॉर्थ मिड बोले तो उत्तर मध्य में, उत्तर मध्य में बरिंद के मैदान है। परिंद के मैदान तो कहाँ पर होंगे, ये वेस्ट बंगाल में होंगे। कहाँ बोलेंगे, नॉर्थ, याद रख लेना। और परफेक्शन की बात करें तो जो उत्तर आपका, उत्तर नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट तो समझते होगे ना,
ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो इसके नॉर्थ वेस्ट में आपका स्थित है, वो नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा समझते हो ना कैसी आकृति होती है, डेल्टा मैथ का कैसी आकृति होती है, ऐसी, ये डेल्टा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? भारत में सारी नदियां कैसे बहती हैं? वेस्ट टू ईस्ट, सारी की सारी ही पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, सारी की सारी, बस कुछ को छोड़ करके। कुछ कौन सी हैं वो? तो कुछ हैं आपका तापी है, नर्मदी है, आपका ब्राह्मणी या माही। ब्राह्मणी होगी क्या? नहीं भैया, ब्राह्मणी तो रेगुलर नदियों की तरह बहती है, लेकिन ताप्ती, नर्मदा, माही जो अपना पानी अक्सर कहाँ ले जाती हैं? अरब सागर की ओर। ये विपरीत दिशा वाली होती हैं। विपरीत दिशा वाली कहाँ गिराती हैं पानी? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में आपका। अच्छा, तीन तो लिखी हुई है, नर्मदा, तापी, माही। इसके अलावा एक नदी और आपको बतानी है, सोचो जरा कौन सा है। जैसे एक नदी तो मैं आपको बता देता हूँ, साबरमती। साबरमती नाम आपको नहीं लेना है। साबरमती भी अरब सागर की तरफ, वो भी आपका किधर? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये सारी नदियों के जो बहने की दिशा है, आप अपने आस पड़ोस में नदियां देखना, सारी पश्चिम से पूर्व। आपको अपने नाले देखना आप, या आप जो कोई बड़ी नहर आपके आसपास हो गांव के, तो उसको देखना आप, सब बह रही होंगी किधर? जिधर सूर्य अस्त होता है उधर से शुरू होकर जिधर सूर्य निकलता है उधर की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। बहुत बढ़िया, कई दोस्तों ने बता दिया, लूनी नदी भैया, लूनी नदी। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, ये हुई ना बात। नेक्स्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी मतलब मिनिमम वेजेस, कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा। तो न्यूनतम मजदूरी मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1947 में, 1948 में लागू हुआ था भैया। 15 मार्च 1948 को लागू हुआ था। कब? 15 मार्च 1948 को लागू हुआ था। अच्छा, पहले जो साथी आपका जो बॉन्डेड लेबर होती थी, बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी लोगों से, उस बंधुआ मजदूरी को कब खत्म किया गया बताओ? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए, बॉन्डेड लेबर को खत्म करने के लिए जो उन्मूलन अधिनियम आया इसका, ये किस वर्ष में आया था? तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आपका 1976 में आया था। ठीक है। अगर हम नरेगा की बात करें, नरेगा कब आया था बताना? तो नरेगा आया था 2005 में। क्या बोलते हैं उसको? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसका नाम मनरेगा किस वर्ष में किया गया था बताओ जरा? नरेगा का नाम बदल के मनरेगा, महात्मा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट, क्या बोलेंगे? नरेगा, नेशनल 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 रूरल एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा किस नाम में किया गया था? 2009 में। कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है मनरेगा में? कितने दिन के रोजगार की गारंटी मनरेगा में दी जाती है? फटाफट से बताएंगे, सारे लोगों का आंसर आए तभी आगे बढ़ेंगे। 100 दिन। अरे तुम यार कमाल हो, तुम कमाल हो। क्या कमाल? कमाल पेपर में पता चलेगा क्या कमाल करके आओगे। जिस दिन कमाल करके आओ, जिस दिन सिलेक्शन हो जाओ, मैसेज एक ही आना चाहिए, मुलाकात अंतिम होगी, क्या टारगेट, सम्मान समारोह। तो भैया मैंने कर दिखाया। ठीक है। एक वो दिन होगा, मैं और तुम, बस उस दिन का इंतजार मुझे रहेगा जब तुम आके हाथ मिलाओगे, अपना रिजल्ट बताओगे सारे बहन भाई। ठीक है। सारे के सारे। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? 11 मई 2000 को, 18 जुलाई 2004 को, तो क्या बोलेंगे? 11 मई 2000 को की गई थी। कौन राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नेशनल पॉपुलेशन कमीशन के साथी, जिसको एनपीसी हम बोलते हैं, इसके अध्यक्ष हमेशा पीएम होंगे। कौन होंगे इसके? पीएम होंगे। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? पहली राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बताओ भाई, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी? जनसंख्या वाली क्लास देख ली या नहीं देखी बताओ? अभी मैंने कहा था यूट्यूब पे, मैंने आपको सेंसस 2011 करा रखा है कंप्लीट, पूरे इतिहास के साथ में। कर ली क्लास? किस किस ने थम्स अप कर दो। कई दिन पहले मैंने आपसे कहा था भैया 10-10 5-5 मिनट करके कर लो, क्योंकि सेंसस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बनने के चांस होते हैं करने के। जिसने नहीं करी, ऐसा नहीं है कि जबरन करनी है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम्हारी मर्जी है। जो कर चुके हैं वो बताएं। पहली जो साथी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो आई, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एनपीपी, पहली एनपीपी कब आई थी? ये मैंने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मुझे याद है। मैंने उसमें होमवर्क का क्वेश्चन ये पूछा था 1975। मुझे बताओ, जो जनसंख्या दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? जो जनसंख्या दिवस है साथी, पॉपुलेशन डे, किस दिन मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। क्या बोलोगे? 11 जुलाई को। और शुरू कब हुई थी जनसंख्या, ये कब से मनाना शुरू हुआ था? 1989 से। अच्छा, 2011 में जनगणना हुई, 2021 वाली हो चुकी है अभी या नहीं? अभी नहीं हुई है कोरोना की वजह से। जो 2011 में हुई थी, ये कौन सी जनगणना थी? ये आपका कौन सी जनगणना थी ये बताना है आपको। तो मैं कहूँगा आज़ाद भारत की तो 7वीं थी। आज़ाद भारत की पहली कब हुई थी? तो आज़ाद भारत की पहली हुई थी 1951 में। तो उस हिसाब से देखोगे आज़ाद भारत की कौन सी है 2011? 7वीं। कुल मिला के कौन सी थी आपको बताना है।
कुल मिला के बहुत सारे दोस्तों ने बताया 15वीं 15वीं 15वीं, बहुत खूब। अच्छा मुझे बताओ जो साथी आपका क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें हम, आज़ादी के समय से जरूर तुलना करना। एक तो एक बात याद रख लेना, वर्तमान में 2011 जनगणना के जो आंकड़े हैं जिसमें प्रमुख आंकड़े हैं जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, ठीक है, एक तो साक्षरता हो गया, एक लिंगानुपात हो गया आपका, और एक इसमें इंपॉर्टेंट डेटा बनता है आपका किसका, साक्षरता हो गया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, साक्षरता, लिंगानुपात और जनसंख्या। इसको आज़ाद भारत से तुलना जरूर करना 1951 से, कि उस समय पे क्या था। आजकल बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर का उपयोग निम्न में से किसके मापन में होता है। इसमें बहुत बार हमको कंफ्यूजन होता है हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में। देखो हाइग्रोमीटर तो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, आपेक्षिक आर्द्रता के लिए, लेकिन अगर मैं पूछूं द्रवों का आपेक्षिक घनत्व कौन नापता है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी, अगर मैं पूछ लूं, क्या पूछ लूं, रिलेटिव डेंसिटी, इसको बोलते हैं आरडी, वो तो आरजी है, ये आरडी है। इसमें बहुत बार बच्चे गलत आंसर कर देते हैं, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए कंफ्यूजन हो जाता है। हाइड्रोमीटर, ठीक है, द्रवों का यानी कि द्रव, द्रव से याद रख लेना, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल को बोलते हैं, तो जल एक द्रव है, ऐसे याद रख लेना। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, और साथ ही आपका क्या पूछेंगे, आपेक्षिक आर्द्रता, वो हाइग्रोमीटर से नपती है, ठीक है। ऊष्मीय विकिरण को किससे नापा जाता है, जो हीट रेडिएशन होता है, ऊष्मीय विकिरण को किसमें नापा जाता है बताओ, ऊष्मीय विकिरण को बोलोमीटर से, किससे, बोलोमीटर से। एक क्वेश्चन आता है जो ऊंचे तापक्रम होते हैं उनको किससे नापते हैं, जो बहुत ऊंचे टेम्परेचर होते हैं, हाई टेम्परेचर को किससे नापा जाता है, बताना शुभम कौन बताता है। ऊंचे टेम्परेचर को किससे मापा जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई कभी नापनी हो, समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, तो ये किससे नापी जाती है साथी आपका, इसको नापते हैं हिप्सोमीटर से, किससे, हिप्सोमीटर से इसको नापते हैं, ठीक है। किसी विलियन में लवणता किससे नापी जाती है, विलियन में लवणता यानी कि आपका सैलिनिटी इन ए सॉल्यूशन, ये किससे नापी जाएगी, सैलिनिटी इन ए सॉल्यूशन, ये सैलिनोमीटर से, सैलिनिटी के लिए सैलिनोमीटर होता है, सैलिनोमीटर होता है। मुझे बताओ आपका किसी वस्तु का हमको साथी अपवर्तनांक नापना है, तो अपवर्तनांक किससे नापेंगे, जो साथी हमारा अपवर्तनांक है वो किससे नापेंगे बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको नापना अपवर्तनांक, तो हम बोलेंगे किससे नापते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर से। रिफ्रैक्शन कितना हुआ है, ठीक है, अपवर्तन कितना हुआ है, तो अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्ट नाम से जुड़ा हुआ रिफ्रैक्टोमीटर से। गाड़ी कितना चल चुकी है इसको किससे नापेंगे, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को किससे नापा जाता है बताओ भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कई दोस्तों ने बताया था ऊंचे टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर होता है, बहुत शाबाश, वेरी गुड, मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर दोस्त, बहुत शानदार, पायरोमीटर, पायरोमीटर बहुत शानदार। अच्छा यहाँ पे क्या क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा था, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी ऑडोमीटर से, किससे, ऑडोमीटर से नापी जाती है, ऑडोमीटर से नापी जाती है, ठीक है। अच्छा वायु दाब को किससे नापेंगे बताना जरा, वायु दाब को किससे नापेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारा वायु दाब, वायु दाब को किससे नापा जाता है नहीं, दाब को नापते हैं यार पास्कल से, तो पास्कल तो यूनिट है, मैं आपसे इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट, बैरोमीटर, बैरोमीटर, श्रीकांत भाई बहुत गजब, बैरोमीटर, आगे आए भाई, बैरोमीटर। यहाँ यार मैं कुछ बताने वाला था आपको अभी, मैं भूल गया, अभी मेरे दिमाग में आया था, आपको वो मुझे बताना था, चलो आएगा जब बताएंगे। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है बताओ। देखो यहाँ पे एक चीज याद रख लेना, एक पूछा जाता है रक्त में प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं, रक्त में प्रोटीन, ठीक है, बाल नाखून की बात बाद में करेंगे। रक्त में प्रोटीन एक तो एल्ब्यूमिन मिलता है और ग्लोबिन मिलता है, कौन सा मिलता है, एल्ब्यूमिन मिलता है, एल्ब्यूमिन मिलता है, और दूसरा कौन सा मिलता है आपका, वो मिलता है ग्लोबुलिन, क्या, ग्लोबुलिन मिलता है, ग्लोबुलिन मिलता है, ग्लोबुलिन, ठीक है। अब बात करते हैं मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत, क्या बोलेंगे आपका, कैरोटीन, क्या बोलेंगे, कैरोटीन मिलता है, क्या मिलता है आपका, कैरोटीन मिलता है, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, कैरोटीन मिलता है। ये आपके लिए होमवर्क है। अल्फा कैराटीन प्रोटीन किस में मौजूद होता है, अल्फा कैराटीन प्रोटीन किस में मौजूद होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, जरूर आंसर करना, गजब तरीके से आंसर करना। इसके बाद में साथी हमारी अगर बात करेंगे, आज हम किस पे पहुंच गए थे, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था भाई बताना, हमारा आज का 23 था ना, आज का हमारा 23 था, इसके बाद में दो और होने हैं, तो दो हमारे कब हो जाएंगे बताओ जी, दो हमारे कब होंगे, दो कर लेते हैं हम आपका, अभी एक बार आप रिवाइज कर लो, और दो कर लेंगे हम आपका कब, फ्राइडे हो जाएगा कल, कल फ्राइडे है ना, ठीक है, थैंक यू, बाय 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 बाय, ठीक है जी। 23 क्या बता रहे हैं आपका, 23 क्या, 23, अच्छा 23 है ना आज, हाँ 23 सेट हमारे हो चुके हैं, रिवाइज करते रहे अच्छे से, दो सेट होंगे, और दो सेट हम आपको कराएंगे कब, मंडे में,
मंडे में और ट्यूसडे में कराएंगे, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे में 2 सेट जो है वो मंडे ट्यूसडे में करेंगे। अभी आपके पास में फ्राइडे होगा, एक बार रिवाइज कर लेना, सैटरडे होगा और संडे होगा, ठीक है। इतने चीज़ों का रिवीजन कर लो। थम्स अप कर को बताओ मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं? मंडे ट्यूसडे में करने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? आराम से करते हैं। बोलो भी फटाफट से। अरे दोस्त करा चुके हैं हरिओम भाई, मैम कराएंगी उसको, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके ओके ओके। शायरी आज याद नहीं है, मंडे को सुनाएंगे। थैंक यू, नमस्ते। मिलते हैं साथी आपका सोमवार को। थैंक यू।